हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरेक्टिव क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो शायद आप लोगों ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे वाताग्र अर्थात फ्रंट के बारे में, फ्रंटोजेनेसिस अर्थात वाताग्र जनन और फ्रंटोलाइसिस अर्थात वाताग्रों का समाप्त होना। यह हमारी आज की चर्चा का एक विषय है। आप इस चीज को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वाताग्र है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी कि आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने एक्सप्लेन करा था, विच इज वायु राशियां अर्थात एयर मासेस, इसके बारे में बेहतर तरीके से पता हो। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली इस वीडियो को क्लिक करा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, लेकिन उसके पश्चात एक बार प्रीवियस वीडियो जहां मैंने एयर मासेस के बारे में एक्सप्लेन करा है, आप उस वीडियो को आवश्यक रूप से देख लें। आपको इस वीडियो में बैकग्राउंड के फॉर्म में इस पीडीएफ की आवश्यकता होगी और यह पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी के नाम से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी सारे डायग्राम्स और पीडीएफ्स आई विल अपलोड इन माय टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज गो एंड टेक दैट पीडीएफ्स। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन मैंने स्टार्ट कर दिया था आपके समक्ष एयर मासेस का एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि किसी भी स्थान पर, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो उत्तरी अमेरिका में आप पाएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति देखने को मिलती है और इसका मुख्य कारण वास्तविकता में ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनें हैं। अब इस चीज को अपने माइंड में कंसोलिडेट करें, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में फिट करें दैट किसी भी क्षेत्र में चलने वाली पवन किसी अन्य क्षेत्र में बहुत वृहद अगर कोई परिवर्तन लाती है तो यूपीएससी को ऑलवेज एंड ऑलवेज उसमें इंटरेस्ट होगा। इस चीज को भी समझने का प्रयास करें। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो उत्तरी ध्रुव से चलने वाली कुछ पवनें यूएसए में एंटर करके वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन लाती हैं। आप इसे टॉर्नेडो और हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगर सिविल सेवा परीक्षा कभी आपसे प्रश्न पूछती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समय आप ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय रेयरली ही आप कभी पढ़ पाएंगे कि इनके जनन का, इनकी उत्पत्ति का, इनके फॉर्मेशन का जो मेजर कॉज है, ये कॉज बेसिकली ध्रुवों से चलने वाली पवनें हैं। और इसलिए कहा जाता है जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ें, जब भी आप रीडिंग ले, उसका इन डेप्थ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। आप जब प्रीवियस टॉपिक्स को ठीक से कवर करते हुए आएंगे तब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके सारे क्वेश्चन भी बनेंगे और साथ में आप जब कभी आंसर राइटिंग करेंगे उस आंसर राइटिंग में आपके आंसर अदर की अपेक्षा काफी ज्यादा एनलार्ज्ड और काफी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में होंगे। ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं जीरो से स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाऊंगा, बट दिस इज अ रिक्वेस्ट, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। क्लियर? एटलीस्ट प्रीवियस 1 और 2 वीडियोस एटलीस्ट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देख रखा था कि किस प्रकार से वाताग्रों का जनन होता है, किस प्रकार से एयर मासेस का फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार अगर आपको छोटा सा रिकैप दूं तो बच्चों ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इसे हम मानेंगे कि ये ग्राउंड है। ओके, सो मैंने पहले भी बताया है ज्योग्राफी में एसेंशियल थिंग इज मैपिंग, एंड याद रखिए कि मैपिंग एंड डायग्राम्स आर मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड इवन फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो देखिए ये हमने जो बनाया ये हमारा ग्राउंड है। अब समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि वाताग्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है तो पहले इसे समझें कि ये एक बाउंड्री है, ये एक स्लोप है। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज अ स्लोपिंग बाउंड्री। ओके, अब ये जो स्लोपिंग बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, इसके सापेक्ष आपको दिखेगा कि एक तरफ आप पाएंगे एक दूसरे प्रकार का एयर मास है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक प्रकार का एयर मास है। एयर मास का अर्थ है वायु राशि। वायु राशि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए इन जनरल वायु राशि को कहा जाता है एक बड़ा सा वायु का बंडल, हवा का एक बड़ा सा बंडल। क्लियर? ये मान लेते हैं हम कि ये ठंडी वायु राशि है और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपसे कहूं तो दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक गर्म वायु राशि है। क्लियर? तो अब इस चीज को समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो गर्म वायु राशि है, अगर यह वायु राशि चलते हुए ठंडी वायु राशि की ओर जाए तब की स्थिति में, या फिर
एक गर्म वायु राशि स्थिर हो और ठंडी वायु राशि उसकी ओर आए, दोनों ही कंडीशन में कुछ परिस्थितियों का, कुछ कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो मैं अभी यहां पर एक छोटी सी नेमिंग कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई करें, जस्ट अ सेकंड, एंड ट्राई करें कि आप डायग्राम आवश्यक रूप से बना ले। अदरवाइज होगा क्या कि आपको अभी तो समझ में आ जाएगा बट आगे आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो चलिए मैं इसमें नेमिंग करता हूं। हमने देखा कि इस वायु राशि को हम मानते हैं ठंडी वायु राशि, और बच्चों इसे हम मानते हैं गर्म वायु राशि। अब यहां पर फोकस करें, याद रखिएगा कि अगर कभी आप ऐसा पाएं, अर्थात इफ यू फाउंड अ कंडीशन व्हेन ठंडी वायु राशि, अब ठंडी वायु राशि के लिए आई थिंक सभी को याद हो चुका होगा, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर दूं कि जो ठंडी वायु राशि होती है, याद रखिए इसका जो घनत्व होता है अर्थात डेंसिटी होती है, ये उच्च होती है यानी कि हाई होती है, तथा ये जो होती हैं ये भारी होती हैं। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं कहूं गर्म वायु राशि के लिए, तो याद रखिए जो गर्म वायु राशि होती है इसका जो घनत्व है, ये कम होता है यानी कि निम्न होता है। इसी प्रकार से याद रखें कि ये जो वायु राशि है ये हल्की होती है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। याद रखिए जब भी दो अलग अलग वायु राशियां एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, यानी कि एक वायु राशि का दूसरे वायु राशि की ओर विस्थापन होगा, उस कंडीशन को कहा जाता है वाताग्र जनन अर्थात फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है फ्रंट का फॉर्मेशन। अब ये कैसे होता है तो इस चीज को समझिए। दोनों ही कंडीशन मतलब पहला, अगर ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि की ओर जाए या फिर गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि की ओर जाए, दोनों ही कंडीशन में यही होने वाला है कि जो ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि उसे विस्थापित कर देगी। अब इस चीज को समझिए, अगर मैंने आपसे कहा कि जो गर्म वायु राशि है यह काफी ज्यादा हल्की होती है, क्यों हल्की होती है? तो गर्म हवा ही हल्की होती है। और इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे कहा जो ठंडी वायु राशि है वो भारी है, तो समझिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी कार और एक बड़े ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हो और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की तरफ आए, तो बच्चों इस चीज का आंसर देने का प्रयास करें, क्या होने वाला है? क्या छोटी स्मॉल कार मारुति 800 क्या ट्रक को अपनी दिशा में लेकर जाने वाली है, या फिर यह होने वाला है कि ट्रक मारुति 800 को अपने साथ लेकर जाने वाला है? आई थिंक आप सभी यही आंसर देने वाले हैं कि जो ट्रक है वो चलते हुए मारुति 800 को अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड कंडीशन, मारुति 800 जो है वो खड़ी हुई है और ट्रक उसकी ओर मूव करे, तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि जैसे ही ट्रक उस कार को हिट करेगा वो कार जो है वो ऊपर की दिशा में उछलेगी, जैसा आपने जो है वो मूवीज में देखा होगा। फाइन, आप पाएंगे कि ट्रक चलते हुए आया, कार से टकराया, कार जो है वो ऊपर की साइड मूव कर गई। और इसी प्रकार से आप पाएंगे अगर किसी स्थान पर ट्रक खड़ा हुआ है और एक स्लोप बना है, तो याद रखिए अगर कार उसे हिट करती है तो कार जो है वो ट्रक के ऊपर से निकल जाएगी। मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि जो भी भारी एयर मास है, जो कि हमारे केस में ठंडा है, अगर ये ठंडा एयर मास मूव करते हुए जाए गर्म की ओर, तो जैसे ही वो वहां हिट करेगा, हिट करने के पश्चात गर्म हवा जो है वो हल्की होने के कारण ऊपर उछल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं जो गर्म एयर मास है अगर वो ठंडे की ओर आएगा, तो ठंडा एयर मास जो है वो अपने स्थान पर बना रहेगा और गर्म एयर मास उसके ऊपर से मूव कर जाएगा। क्लियर? तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा एक इमेजिनरी लाइन को। अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि की ओर जाए, तब की कंडीशन में कुछ परिस्थितियों का निर्माण होगा।
तो इसको समझिए, ये जो लाइन आप यहां देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा डार्क कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। ये जो लाइन आप यहां देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है वाताग्र की लाइन। क्लियर? अब ये कैसे बनता है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हम इसकी नेमिंग कर दें, इसे कहा जाता है बच्चों वाताग्र। ओके, या फिर फ्रंट। इसे कहा जाता है वार्म एयर मास, इसे कहा जाता है कोल्ड एयर मास। ओके, चलिए, तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर वाताग्र का निर्माण कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैंने आपसे कहा कि यह है सरफेस, क्लियर? अब इस सरफेस में आप पाएंगे कि एक स्थान पर, यहां पर आप देखेंगे कि एक जो है वो गर्म वायु राशि उपस्थित है। क्लियर है? अब अगर यह गर्म वायु राशि अपने स्थान पर ना रुककर किसी XYZ रीजन से मूव करना स्टार्ट करे, किस दिशा में, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर जो है वो ठंडी वायु राशि है, तो देखिए, अगर गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि की ओर मूव करेगी, तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर, फाइन, एक इमेजिनरी स्लोप के अलोंग, अगर मैं आपसे इंडिकेट करना चाहूं तो आप पाएंगे कि ये एक स्लोप है, और इस स्लोप के अलोंग ये जो वायु राशि आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो वायु राशि आप देख रहे हैं, ये वायु राशि इस ठंडी वायु राशि की ओर जब बढ़ेगी तो एक इमेजिनरी स्लोप के अलोंग ये इस प्रकार से ऊपर चढ़ने लगेगी। और इसके ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो ठंडी वायु राशि है वो इतनी भारी है कि गर्म उसे डिप्लेस नहीं कर पाएगी। जब वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकती तो उस एक स्लोप के अलोंग जो है वो ऊपर उठती जाएगी, और जिस स्लोप के अलोंग, जिस ढाल के अलोंग वो ऊपर उठ रही है, उस ढाल में बेसिकली बादलों का निर्माण होगा, मेघों का निर्माण होगा। अब समझिए कि जब एक ठंडी वायु राशि के ऊपर गर्म वायु राशि चढ़ेगी, तो जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में इमेजिन करें कि वो ऊपर चढ़ रही है, वहां धीरे धीरे करके उसकी हाइट बढ़ रही है। अब यहां समझने योग्य बात है कि जब धीरे धीरे करके उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? निम्न होता जाता है। फाइन। अब जब तापमान निम्न होगा, तापमान कम होगा, उस कंडीशन में आप पाएंगे कि संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। और कंडेंसेशन कुछ नहीं है बच्चों, जो भी वाटर वेपर होती है अर्थात जलवाष्प होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की बूंदों में, और यही पानी की बूंदों का एक ग्रुप, एक गुच्छा फॉर्म करता है क्लाउड को। तो अब समझिए कि अगर जो ठंडी वायु राशि है वो स्थिर है और जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी की ओर मूव करे, तो वो एक स्लोप के अलोंग, एक ढाल के अनुसार वो इस प्रकार से ऊपर की ओर मूव करती जाएगी। और जब ये इस प्रकार से मूव करेगी तो याद रखिएगा, ये जो स्लोप है जो आप अभी देखेंगे, ये ग्रीन कलर की लाइन कहलाएगी वाताग्र, और इसी लाइन के आसपास निर्मित होंगे मेघ। और अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेघ निर्मित होंगे, आप पाएंगे ये निर्मित होने वाले मेघ किस प्रकार के हैं, तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कि मैं क्या कह रहा हूं। याद रखिए कि यहां पर वायु जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, तो जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, वहां पर ये जो निर्मित होने वाला मेघ है, मान लीजिए ये एक मेघ बन रहा है, अब वायु इस प्रकार से जा रही है, तो ये जो पास होने वाली वायु है ना, ये इस मेघ को जो है इसका शेप दे देगी। क्लियर? यानी कि क्लाउड नो डाउट, मेघ नो डाउट वो इस प्रकार का बनता, परंतु चूंकि एयर इस प्रकार से ऊपर जा रही है, तो ये जो पास होती हुई हवा है या जो वायु राशि है, वो इसके आकार को इससे इसमें परिवर्तित कर देगी। क्लियर? और अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि हमने डिस्कस करा था कि जो मेघ हैं उनके प्रकारों में
कि एक प्रकार के मेघ होते हैं जिनका शेप यानी कि आकार जो है वो वुलन पैक होता है, अर्थात ऊन के गोले की तरह होता है, और उन्हें हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं। और क्यूमुलस का हिंदी में मैंने आपको अर्थ बताया था, इन्हें कहा जाता है कपासीय मेघ। क्लियर? और मैंने आपसे डिस्कस करा था वो मेघ जो एक चादर के समान दिखाई देते हैं, एक पतली शीट के जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें स्तरीय मेघ कहा जाता है। क्लियर? तो अब देखें, अगर मैंने आपसे कहा कि वायु इस प्रकार से ऊपर जा रही है, तो इस जाने के क्रम में यहां जो मेघ निर्मित होंगे, याद रखिए ये मेघ होंगे इस प्रकार से स्तरीय मेघ। और याद रखिए ये जो मेघों का आकार है ये हवा के धीरे धीरे ऊपर जाने के कारण निर्मित हुआ है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार की कंडीशन में किस प्रकार की वर्षा होती है। वर्षा होती भी है या नहीं होती, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जब कभी आप पाएं कि गर्म हवा ठंडी हवा की ओर, यानी कि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन पे आप पाएंगे कि यहां पर फॉर्मेशन होगा किस प्रकार के मेघों का। तो इन मेघों को हम कहते हैं स्तरीय मेघ। और याद रखिए इसका इंग्लिश वर्जन आपको पता होना चाहिए, इन्हें ऑल्टो क्लाउड्स भी कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तो याद रखिए अगर मैंने आपसे कहा कि यह कंडीशन है जहां गर्म वायु राशि यानी कि वार्म एयर मास मूव कर रहा है, किस, अब यहां पर इसे कहा जाता है गर्म वायु राशि, और यहां पर कोल्ड एयर मास यानी कि ठंडी वायु राशि। तो यहां याद रखने योग्य बात है कि यहां पर निर्माण किस प्रकार के मेघों का होगा, यहां पर निर्माण होगा कपासीय नहीं स्तरीय मेघों का। यह इज इंपॉर्टेंट। अब ये स्तरीय मेघ किस प्रकार के होंगे, यानी कि यहां वर्षा होगी या नहीं, तो बच्चों इस चीज को बेहतर तरीके से समझें कि इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप प्रीवियस वीडियो आवश्यक रूप से देख लें। जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो स्तरीय मेघ होते हैं ये आप तीन कैटेगरी में इनको देख पाएंगे। एक होता है वो स्तरीय मेघ जो सरफेस के बिल्कुल पास होते हैं। क्लियर? दूसरे स्तरीय मेघ वो होते हैं जो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर जो है वो सबसे ऊपर यानी कि सीरस क्यूमुलस क्लाउड या सीरस ऑल्टस क्लाउड। क्लियर? अब ये जो है क्लाउड वाले चैप्टर में हमने देख रखा था। तो यहां पर याद रखिए कि यहां जो निर्मित मेघ हैं इन्हें स्तरीय मेघ कहा जाता है। और यह भी याद रखें कि जब भी स्तरीय मेघों का निर्माण होता है उस समय जो वेदर कंडीशंस होती हैं अर्थात मौसमी परिस्थितियां होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, अब हम इसे देखेंगे। तो याद रखिए यहां जो आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, अदरवाइज आपको जो है वो रीड करने में प्रॉब्लम होगी। ये है वो स्थिति जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिए यहां पर गर्म हवा का प्रवाह ठंडी हवा की ओर हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के जो स्लोप हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, तो याद रखिए इस प्रकार के स्लोप को या मैं कहूं इस प्रकार के वाताग्र को या फ्रंट को हम कहते हैं, ये है, जस्ट अ सेकंड, ये है वार्म फ्रंट, या मैं कहूं इसे कहा जाता है उष्ण वाताग्र या गर्म वाताग्र। इसे कहा जाता है उष्ण वाताग्र। क्लियर है? अब यहां पर हम उष्ण वाताग्र या मैं कहूं वार्म फ्रंट की वेदर कंडीशंस को या मौसमी परिस्थितियों को देखने वाले हैं। तो यहां ध्यान दें, सबसे पहले जिस भी स्थान पर उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा या वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होगा वहां सबसे पहली कंडीशन है वहां वर्षा होगी, वर्षा होगी। परंतु
ये याद रखें, वर्षा जो है वो कभी भी तीव्र नहीं होगी। यानी कि यहां रिलेटेबल कंसेप्ट है। याद रखिए कि हमने क्लाउड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी स्थिति में जो स्तरीय मेघ हैं, जो ऑल्टस क्लाउड्स हैं, ये कभी भी फॉर्म नहीं करते, कभी भी निर्माण नहीं करते अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का। यानी कि याद रखें, यहां जो वर्षा होगी ये वर्षा कम तीव्रता की होगी, परंतु ये याद रखें कि जो ठंडी हवा है ये उस स्थान पर बनी हुई है, गर्म हवा ऊपर चढ़ रही है। यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहां वर्षा का जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो समय है, समय ये अधिक होगा। अधिक होगा से अर्थ क्या है? अधिक होगा से मेरा अर्थ है, मेरा आशय है, याद रखिए कि इसका ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर वर्षा होगी, ये लंबी होगी। यानी कि वर्षा धीमी परंतु लंबे समय अंतराल तक देखने को मिलेगी। तो याद रखिए कि अगर किसी स्थान पर शीत या मैं कहूं विंटर सीजन है, शीत ऋतु है या विंटर सीजन है, तो आप पाएंगे कि वहां ठंडी वायु राशि है। और अगर उस स्थान पर गर्म वायु राशि का आगमन हो तो उस स्थिति में वहां पर धीमी धीमी परंतु लंबे समय अंतराल की वर्षा देखने को मिलेगी। अब यहां समझने योग्य चीज है, याद रखें कि अगर मैंने आपसे कहा कि किसी स्थान पर कुछ स्थानीय पवनें हैं जो गर्म हैं, ठीक है, आई थिंक आप सभी ने स्थानीय पवनों वाला चैप्टर देखा होगा। वहां मैंने इटली में स्नोफॉल के बारे में आपको समझाया है। अब यहां समझिए कि इटली में जो स्नोफॉल हो रहा था उसमें आप पाएंगे कि पवनें कहां से चल के आ रही थी। पवनें जो है वो उष्ण क्षेत्र से चल के आ रही थी, और उष्ण क्षेत्र से चलने पर इटली में पहले ही आप पाएंगे कि तापमान कम था। अब कम तापमान वाले क्षेत्र में जब ये गर्म पवनें पहुंची तो पहुंचने पर जो है ये ऊपर की ओर दिशा में प्रवाहित हुई, और प्रवाहित होने पर इन्होंने स्नोफॉल कॉज करा। यहां हमारे केस में ये वर्षा करा रही है। अगर क्षेत्र काफी ठंडा होगा तो उस कंडीशन पे स्नोफॉल होगा। क्लियर है सभी को? अब यहां पर सिविल सेवा परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न पूछती है तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर सिविल सेवा परीक्षा ने इससे प्रश्न पूछा तो प्रीवियस ईयर में आप पाएंगे कि सबसे टफ टाइप के क्वेश्चन, सबसे कठिन प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? तो समझिए, वो आपसे कहेगी कि वास्तविकता में आप पाएंगे कि आप किसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर आपको देखने को मिल रही है शीत ऋतु। अब आपने पाया कि धीरे धीरे करके वातावरण बदलना स्टार्ट हो रहा है, मौसम बदलना स्टार्ट हो रहा है, और आपको सबसे पहले, अब इमेजिन करें आप यहां खड़े हैं और ये एक सिस्टम है, आप इसके अंदर खड़े हुए हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं। ये आप हैं और आप इस प्रकार से खड़े हैं और जो ठंडी वायु राशि है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर गर्म वायु राशि आपकी ओर आएगी तो आने पर गर्म वायु राशि इस प्रकार से ऊपर चढ़ेगी, तो अब आपको सबसे पहले कौन सा मेघ दिखाई देगा? जो सबसे ऊपर है। इसका आकार किस प्रकार का है? इसका आकार एक चादर के समान है। अब समझिएगा कि जब किसी भी मेघ का आकार चादर के समान हो, वो नीचे होता है तो हम उसे ऑल्टो कहते हैं। अगर ये काफी ऊपर हो तो इसकी हाइट ज्यादा होने के कारण हम इसे सीरस कहते हैं। पर सीरस में भी जब कोई क्लाउड, जब कोई मेघ एक चादर के समान हो तो याद करें, मैंने आपको वहां एक्सप्लेन करा था, उसे स्ट्रेटस कहा जाता है। याद आ रहा होगा आप लोगों को? तो याद रखें कि सबसे पहले आपको पतले स्ट्रेटस यानी कि वो मेघ जो सबसे अधिक ऊंचाई पर हैं वो दिखना प्रारंभ होंगे। इसके पश्चात आपको मध्यवर्ती स्तर के क्लाउड देखने को मिलेंगे, और इसके पश्चात आपको जो है वो ऑल्टो या मैं करूं स्तरीय मेघ देखने को मिलेंगे। अब याद रखिए, सिविल सेवा परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न करेगी। अगर आपने प्रीवियसली क्लाउड वाला वीडियो ठीक से कंसेप्चुअलाइज करा है तो आप पाएंगे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बेहतर तरीके से जो मैं अभी कहने वाला हूं आप इसे रिलेट कर पाएंगे। कि याद रखें, अगर आप किसी ठंडे क्षेत्र में हैं, वो आपसे प्रश्न कोट करेगा कि आप एक ठंडे एरिया में हैं, विंटर सीजन चल रहा है, धीरे धीरे आपको जो है गर्मी का एहसास होना प्रारंभ हो रहा है, तथा आपको आसमान में स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिल रहे हैं, स्तरीय प्रकार के मेघ देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए, अब आने वाले समय में वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली? अब आप क्लाउड वाले चैप्टर में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह इंफॉर्मेशन क्लाउड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु राशियां नहीं है। तो समझिए
कि सिविल सेवा परीक्षा आपको इस प्रकार के प्रश्न कोट करती हुई मिलेगी कि अगर मेघों का आकार बदल रहा है या फिर वायु राशि के आगमन के साथ कुछ मेघों की परिस्थितियां निर्मित होती हुई वो प्रश्न में कहेगा, तो याद रखिएगा वो वाताग्र का प्रश्न होगा। और आपको सिर्फ इतना देखना है कि उस स्थिति में आप किस एरिया में खड़े हो। अगर आप ठंडे एरिया में खड़े हो तो याद रखिए कि ठंडे एरिया में खड़े होने पे गर्म हवा आपकी ओर आ रही होगी, और जब गर्म हवा आपकी ओर आएगी तो याद रखिएगा कम वर्षा होगी, लेकिन उसका अंतराल अधिक होगा। अब इसी का उलट यह हो सकता है कि वो आपसे कहे कि आप एक ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहां आप पाएंगे कि तापमान उच्च है, यानी कि गर्म हवा है, और धीरे धीरे करके आपको विंटर यानी कि शीत ऋतु का एहसास हो रहा है, या फिर मैं कहूं कि आपको ठंडी पवनें महसूस हो रही हैं। अब आपको XYZ नाम के क्लाउड, जो हम अगले फ्रंट में देखेंगे, उनका निर्माण होता हुआ दिख रहा है। तो बताएं आगे क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में जो हम अभी यहां बोर्ड पर ड्रॉ कर चुके हैं, यहां कम वर्षा होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है। इसी का विपरीत हो जाता है जब आप पाएंगे कि वार्म की जगह कोल्ड, उष्ण की जगह शीत वातावरण निर्मित होगा, जहां पे वर्षा का ड्यूरेशन काफी कम हो जाएगा परंतु उसकी इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो वाताग्र है उससे आने वाले प्रश्न एक कोडेड फॉर्म में होते हैं, जहां आपको इमेजिन कराया जाता है कि आप एक वायु क्षेत्र में उपस्थित हैं और उस वायु क्षेत्र में दूसरी वायु का आगमन होने से आपको एक अलग प्रकार के वेदर कंडीशंस अर्थात मौसमी परिस्थितियां फील हो रही हैं, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है वर्षा किस प्रकार की होगी। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि यह प्रश्न में कहीं भी वाताग्र या वायु राशि शब्द का उपयोग नहीं करा गया, परंतु प्रश्न उसी के बारे में है। क्लियर? तो याद रखें कि अगर मूवमेंट होगा वार्म एयर का यानी कि गर्म हवा का, तो यहां पर वर्षा कम परंतु समय अवधि अधिक होगी। ठीक है सभी को? और आपको अलग अलग प्रकार के मेघ देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आपको मेघ वाले चैप्टर से और क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे आप इस अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको किस किस प्रकार के मेघ दिखते हैं। इसलिए मैंने मेघ वाला चैप्टर जो है वो पहले कंक्लूड कर दिया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके उलट एक परिस्थिति है जहां आप पाएंगे कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से एक कंडीशन, जहां पर ये जो है वो फिर से होगी क्या, गर्म वायु राशि। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आप पाएंगे कि ये है ठंडी वायु राशि, और अब इस परिस्थिति में जो ठंडी वायु राशि है ये मूव करेगी गर्म की ओर। क्लियर? अब समझिए ध्यान से, मैं इसकी नेमिंग कर दूं। इसे कहा जाता है वार्म, अब यहां समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा शीत वायु राशि गर्म वायु राशि की ओर जाएगी, तो देखिए जो गर्म वायु राशि है वो धक्का मार के सीधा जो गर्म वायु राशि है उसको ऊपर की ओर विस्थापित कर देगी। अब जब ये इस प्रकार से इसे ऊपर की ओर विस्थापित करे, तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि जो स्लोप होगा वो बिल्कुल सीधा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो है वो इस प्रकार से गर्म पवन ऊपर की दिशा में जाती हुई दिखेगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो पवनें हैं वो इस प्रकार से ऊपर की दिशा में जब मूव कर रही हैं, देखिएगा ये इस प्रकार से ऊपर जाएंगी, और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो कोल्ड एयर मास है वो वार्म एयर मास को विस्थापित करने का प्रयास करेगा, यानी कि डिस्प्लेस करने का प्रयास करेगा, और इस प्रयास में वो तेजी से हटाएगा किसे, गर्म वायु को। अब जब गर्म वायु हटेगी और सीधी ऊपर जाएगी, तो याद करिए मैंने कन्वेक्शनल रेनफॉल अर्थात संवहनी वर्षा में आपको बताया था, जब पवनें सीधे ऊपर की दिशा में जाती हैं तो उस कंडीशन में किस प्रकार के मेघों का निर्माण होता है।
तो आप सभी को शायद बेहतर तरीके से याद होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, अगर मैं दिखाना चाहूं तो इस स्लाइड में मैंने आपको, यहां पर तो शायद अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको प्रीवियस एक स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करा था दैट जब भी हवा का सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में प्रवाह होता है तो उस कंडीशन पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है किस प्रकार के मेघों का। तो आई थिंक आप अब सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इस कंडीशन में आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्यूम्बलो निम्बस क्लाउड का, अर्थात कपासीय वर्षा मेघों का। और याद रखिए, जो कपासीय वर्षा मेघ हैं ये किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, तो आप सभी को विदित होगा, एग्जैक्टली यू परफेक्टली नोज कि इस प्रकार के मेघ जो हैं वो क्या कॉज करते हैं। तो ये कॉज करते हैं अत्यधिक तीव्र वर्षा। परंतु यहां जानने योग्य बात है कि इस वर्षा का जो अंतराल होता है, जो समय अवधि होती है, ये समय अवधि जो है वो कम होती है। क्लियर? तो याद रखिए कि जब कभी कोल्ड एयर वार्म एयर के साइड मूव करे तो उस समय आपको कपासीय वर्षा मेघ देखने को मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आपको इस प्रकार से कपासीय वर्षा मेघ देखने को मिलेंगे। और जो कपासीय वर्षा मेघ हैं ये तीव्र वर्षा कराते हैं, परंतु ये जो वर्षा होती है इसका समय अंतराल काफी कम होता है। साथ में ये भी याद रखें कि यहां आपको थंडर स्ट्रोम अर्थात बिजली का कड़कना और तेज हवा का चलना देखने को मिलेगा। अब तेज हवाएं क्यों चलेंगी, तो आप सभी एक बार क्यूमुलस क्लाउड या कपासीय वर्षा मेघ वाले जो वीडियो है उसमें जाकर देखें। मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करा है कि हवाएं जो हैं वो ऊपर की दिशा में किस प्रकार से जाती हैं, तो आपको क्यों फील होता है कि काफी ज्यादा तेज पवनें चल रही हैं, खिड़कियां क्यों खड़कने लगती हैं, क्यों आवाजें आने लगती हैं। क्लियर? तो इसके साथ हमने देखा कि जो क्लाउड्स होते हैं, जो मेघ होते हैं, ये किस प्रकार से किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। ये इस प्रकार से जो है आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। और याद रखिए ये जो मेघ हैं, ये मेघ किसी स्थान पर उपस्थित हों तब की स्थिति में क्या क्या डायमेंशन होंगे ये आपको पता होना आवश्यक है। आप क्लाउड वाले चैप्टर में एक बार उसे अवश्य देखें। अब देखिए यूपीएससी किस प्रकार से आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न कर सकती है। तो याद रखिएगा कि जब कभी सिविल सर्विसेज आपसे ऐसा प्रश्न करे कि आप किसी स्थान पर हैं जहां पर गर्मी का सीजन चल रहा है अर्थात ग्रीष्म ऋतु है, और धीरे धीरे करके आपको फील होना स्टार्ट हो कि ठंडी पवनें चल रही हैं, तो उस कंडीशन पे या तो वो आपको क्लाउड बता देगा, वो आपसे सीधा कहेगा कपासी वर्षा मेघ दिख रहे हैं, या फिर वो आपसे प्रश्न कर सकता है किस प्रकार के मेघ दिखने वाले हैं। आप याद रखें, अगर आप गर्म क्षेत्र में हैं और ठंडी पवनों का आगमन हो रहा है तो इस कंडीशन पे नेसेसरली यहां फॉर्मेशन होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का अर्थात कपासी वर्षा मेघ का। यहां मैं नेमिंग कर दूं कपासी वर्षा मेघ का। और याद रखिए ये जो मेघ हैं ये जब कभी निर्मित होते हैं यहां पर थंडर स्ट्रोम यानी कि तड़ित झंझा के साथ वर्षा देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में कौन सी वायु राशि मूव करी है बच्चों, तो मूव करी है कोल्ड एयर मास। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो वाताग्र बनेगा, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, यहां पर जो वाताग्र बनेगा याद रखिए इस वाताग्र को कहा जाता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट, इस वाताग्र को कहा जाता है शीत वाताग्र। और याद रखें जहां भी शीत वाताग्र बनेगा वहां पर वेदर कंडीशंस अर्थात मौसमी परिस्थितियां किस प्रकार की होंगी ये आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का मूवमेंट सिविल सर्विसेज आपसे कहे, आपके लिए क्लियर है कि वहां परिस्थितियां किस प्रकार से होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए। इन दोनों ही वाताग्रों को मिला देने पर, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों ही वाताग्रों को यदि हम मर्ज कर दें, यानी कि
जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बैकग्राउंड देकर आपको जाता हूं जिससे हम कल की क्लास में डायरेक्टली स्टार्ट कर पाए। ये आप पाएंगे ये सरफेस है, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक साथ आपको दो वाताग्र देखने को मिले, यानी कि एक इस प्रकार का वाताग्र, एक इस प्रकार का, बच्चों जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। ये कौन सा वाताग्र होगा? ये वास्तविकता में होगा उष्ण, नो, ये होगा शीत वाताग्र। जस्ट अ सेकेंड, यहां नेमिंग कर दूं। इसे कहा जाता है कोल्ड फ्रंट, और याद रखिए यहां पर जो वाताग्र बनेगा इसे कहा जाएगा वार्म फ्रंट। अब याद रखें, जब इस प्रकार से आपको दो वाताग्र देखने को मिलते हैं तो आप पाएंगे कि यहीं पर निर्माण होता है चक्रवातों का, और इन दोनों फ्रंट के, इन दोनों वाताग्रों के एक साथ उपस्थित होने पर आपको अलग अलग मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जहां आप पाएंगे सिविल सर्विसेज आपको जो मैंने प्रश्न अभी कोट करे उससे वन स्टेप अहेड जाके आपसे प्रश्न करेगा कि पहले जो है आप एक स्थान पर खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं वहां ठंडी पवनें हैं, ठंडी पवनों के पश्चात आपको जो है वो ऑल्टस क्लाउड यानी कि स्तरीय मेघ देखने को मिले। स्तरीय मेघ देखने के पश्चात हल्की वर्षा हुई, और हल्की वर्षा के पश्चात अचानक से आपको ठंडी लगना प्रारंभ हुई, और ठंडी लगने के पश्चात अचानक से आपने देखा तूफान आया है, और आपको क्यूमुलस क्लाउड अर्थात कपासी वर्षा मेघ देखने को मिले। अब ये जो कंडीशन है यहां आपको गुजारा गया है दो फ्रंट से या दो वाताग्रों से। यहां आप पाएंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है जहां पर इस स्थान पे आप देखेंगे कि निर्मित हुआ है, ये जो है वो ठंडा या शीत पवन है, कोल्ड एयर मास है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो आ रही पवन है या जो आ रही वायु राशि है वो कैसी है, तो आप पाएंगे कि ये वायु राशि गर्म है। इस स्थान पर आपको गर्म वायु राशि दिखेगी, और अब आप पाएंगे कि इस वायु राशि के कंडीशन में यहां पर ये मूव करते हुए आगे जा रही है, और इसकी कंडीशन में यहां पर भी किसी एक प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फॉर्म करती हैं वास्तविकता में वाताग्र के पश्चात किसी साइक्लोन को। तो अभी जो मैंने बहुत ही सुपरफिशियल मैनर में इसे बताया है, कल मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय माय एक्सप्लेनेशन, जो अभी मैंने प्रीवियस 1 मिनट में दिया है। मैं इसे डिटेल में एक अलग फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां हम देखेंगे किस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ये किस दिशा में प्रवाहित होते हैं। यहां पर 4 ऐसे डायमेंशंस हैं जिससे रिगार्डिंग प्रश्न आते हैं। अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहूं तो कोशिश करें कि आपको पूरा वीडियो कल का समझ में आ जाए। अगर किसी परिस्थिति में आप नहीं समझ पाते हैं तो आवश्यकता नहीं है परेशान होने की, उस वीडियो को एटलीस्ट एक बार देख लीजिएगा। मैं लास्ट में उस वीडियो के आपसे डिस्कस करूंगा कि साइक्लोन से केवल 4 प्रकार के प्रश्न ही आ सकते हैं। क्लियर? अब याद रखें, प्रश्न आएगा जरूर। अब जो 4 प्रकार के प्रश्न हैं उसमें से एक होगा ये बनते कैसे हैं, तो मैं आपको एक क्रक दे दूंगा, एक तरीका बता दूंगा कि आपको हमेशा याद रहे कि किस प्रकार का चक्रवात किस प्रकार की कंडीशन में बनता है। दूसरा, वो आपसे कहेगा इनकी दिशा किस प्रकार की होती है, यानी कि पवनें इसमें अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन होगा, आपको इजीली बन जाएगा। मैं इसका भी आपको सिंपल सा एक तरीका बता दूंगा। लास्टली, इनके प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो याद रखिए इनके प्रवाह की दिशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अकॉर्डिंगली या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अकॉर्डिंगली होती है। और याद रखिए लास्ट होता है कि इस प्रकार के जो चक्रवात हैं इनके प्रकारों से संबंध में आपसे प्रश्न करा जाता है कि एक्स नाम का चक्रवात जो है वो वाई नाम की एक प्लेस में ही क्यों बनता है। तो मैं आपको सिंपली एक बार में बता दूंगा कि किस क्षेत्र में, एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे, उसमें हम पट्टियां ड्रॉ करेंगे, बेल्ट ड्रॉ करेंगे, उस बेल्ट में हम मेंशन कर देंगे कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के चक्रवात आते हैं, और मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा कि आपको क्या आंसर देना है। क्या रीजन है कि जो हरिकेन है या टॉर्नेडो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में ही क्यों आते हैं, पश्चिमी में क्यों नहीं आते, या फिर क्या कारण है कि भारत के पूर्वी घाट में ही आपको चक्रवात हिट करते हुए दिखेंगे, पश्चिमी घाट में कभी नहीं। आपने रेयरली कहीं कभी सुना होगा कि गोवा में किसी चक्रवात ने हिट करा। आपने हमेशा सुना होगा उड़ीसा या आंध्रा के कोस्टल एरियाज में साइक्लोनिक हिट हुई।
तो इसका कारण क्या है, इस कारण को मैं अगले वीडियो में एक बार में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो याद रखें कि साइक्लोन से प्रश्न आएंगे, बनेंगे कब, जब आप एटलीस्ट 2 बार उस चीज को देख लें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइमेटोलॉजी टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इससे रिगार्डिंग और भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करा सकता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में चक्रवात से रिलेटेड टॉक करेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।